20 साल पहले आज पेंशन योजनाएं। एनरॉन के समय से यह स्पष्ट हो चुका है कि पेंशन योजनाएं मुश्किल में है। यहां तक कि सरकारी पेंशन योजनाएं भी, जैसे ग्रीस, इटली और कैलिफोर्निया में, वह नहीं दे सकती जो उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देने का वादा किया था। इसलिए रिटायरमेंट योजना अब कोई गारंटी नहीं है, जैसी कि यह कभी बुढ़ापे तथा सेवानिवृत्त के लिए सुरक्षा की गारंटी हुआ करती थी। जब शेयर बाजार 2009 में लुढ़का तो रिटायर होने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल में था, भले ही उसने अपने 401 के आरआरएसपी या सुपरएन्युएशन में बचत की हो। असली विडंबना यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से ही वह जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यवर्गीय लोग करते हैं। वे खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप मेंटेन होती है। उनकी बैलेंस शीट्स दरअसल संतुलित नहीं होती, इसके बजाय वे दायित्वों और भरी होती हैं और उनमें आमदनी देने वाली असली संपत्तियां नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर करती है। इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचाना जाए। एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्वों और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे। जल्द ही आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी बन जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों की ओर देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जिन पर 100% से लेकर असीम लाभ तक हो सकता है, यानी $5,000 के निवेश जो जल्द $10 लाख या अधिक के हो जाते हैं। वे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है। वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए वह निवेश खतरनाक नहीं होता। अगर आप वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते, तो आपको नीचे दिया गया रेखाचित्र मिलेगा। एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है, आपके कामकाजी प्रयास आमतौर पर इस तरह होते हैं। 1. आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी खुद को नहीं, अपनी कंपनी के मालिक या शेयरहोल्डरों को अमीर बनाते हैं। आपकी मेहनत और सफलता से मालिक को सफलता तथा रिटायरमेंट लाभ मिलते हैं। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप पूरा वेतन देख पाएं, इससे पहले ही सरकार आपके वेतन में अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या यह है कि इन तीनों कंपनी, सरकार और बैंक में से प्रत्येक आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है। आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं, यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठी करने पर अपने प्रयास केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें। अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्तियां इकट्ठी करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा। जब उनकी संपत्तियां बढ़ती हैं तो वे अपनी सफलता का आकलन कैसे करें। किसी को ये कैसे पता चले कि अब वे अमीर हैं या अब उनके पास दौलत है। संपत्तियों और दायित्वों की परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे आर. बकमिंस्टर फुलर से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें नीमहकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। बरसों पहले उन्होंने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन देकर आर्किटेक्ट्स को हैरान कर दिया था। उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहली बार पढ़ने पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मतलब समझ में आने लगा। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता। ये नेटवर्थ से भिन्न है, जो आपकी संपत्तियों और दायित्वों के बीच का अंतर है। नेटवर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी का परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया जाता है।
फुल की परिभाषा से आपको आकलन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है। अब मैं हिसाब लगा सकता था और जान सकता था कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी। नेटवर्थ में अक्सर ऐसी संपत्तियां भी आ जाती हैं जिनसे आमदनी नहीं होती, जैसे वह चीज जिसे आपने खरीदा था और जो अब आपके गैराज में खड़ी है। मगर दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है, यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत व्यय वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त कैश फ्लो का तुलनात्मक आकलन है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम से मुझे हर महीने $1000 का कैश फ्लो मिलता है और मेरा मासिक खर्च $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? बकमिंस्टर फुल की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है। 20 साल पहले आज दौलत और कैश रिजर्व्स। आज बहुत कम लोगों के पास जीवनयापन के लिए पर्याप्त पैसा है, एक महीने के लिए भी। मिसाल के तौर पर ज्यादातर अमेरिकियों के पास $400 से कम की बचत। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा 2016 की गोबैंकिंग रेट सर्वे में बताया गया 34% अमेरिकियों के पास जरा सी भी बचत नहीं है। बहुत कम लोग वेतन या सरकारी सहायता के बिना ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। जब मुझे अपनी संपत्तियों से $2000 मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया लेकिन दौलतमंद जरूर बन गया हूं। हर महीने मेरी संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूं तो दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। ये भी ध्यान दें कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूं। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और 10 में सफल रहा हूं, जिसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूं। अगर मैं आज कुछ भी ना कर तब भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य ये होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं। गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। मध्यवर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाएगा, संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियां जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, उनसे मिलने वाला कैश फ्लो भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता, तब तक ज्यादा दौलतमंद बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया जारी रहती है तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूं। बस इस सरल सबक को याद रखें। तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू कर? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बात सुने। अगले भाग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला भाग कल सुबह के 6 बजे पर इसी चैनल पर अपलोड होगी।